दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल का एनालिसिस हम करते हैं। सबसे पहले दो आर्टिकल को देखेंगे, इसके बाद यदि न्यूज़ वाला सेक्शन में महत्वपूर्ण खबरें आती हैं तो हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से में यदि हम चलें तो एनजेएसी से रिलेटेड हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, भारत में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर किसी जज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, जजों की नियुक्ति को लेकर के, जजों की प्रमोशन को लेकर के अभी जो पावर है ना, वो जज लोगों के पास में ही रहती है। इसका मतलब ये है कि भारत में कॉलेजियम सिस्टम चलता है जिसमें सीनियर मोस्ट जो जज रहते हैं, ठीक है, इसके अलावा उसमें सीजीआई भी बैठते हैं। ये लोग निर्धारित करते हैं कि आने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जाएगा। इनकी तरफ से नाम का रिकमेंडेशन दिया जाता है। इसके बाद इस चीज को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति को फिर बस साइन करना रहता है और सीजीआई की नियुक्ति हो जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठाया जाता है कि इसमें भाई भतीजावाद चलता है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हो सकता है कि ये लोग सीनियरिटी को ना देखें। जैसे कि कहा तो जाता है कि जो सबसे ज्यादा सीनियर है, जिसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको ही सीजीआई बना देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जो एकदम सीनियर व्यक्ति है उसको आपने नहीं बनाया, उससे जूनियर को आपने सीजीआई बना दिया है। तो दिक्कत यहां पर ये पैदा हो जाती है। सरकार ने इस सिस्टम को खत्म करने के लिए एनजेएसी की स्थापना करी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो फ्री होके काम करेगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। यदि एनजेएसी जैसी संस्था आ जाती है तो सरकार का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो प्राइवेसी है, वो सारी चीजें इंश्योर नहीं हो पाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये वाला आर्टिकल भारत की फॉरेन पॉलिसी को बताता है। पार्टिकुलरली हमारे जो विदेश नीति है पहले के टाइम में, जैसे कि उस समय में श्रीलंका में क्राइसिस आया था, बांग्लादेश में क्राइसिस आया था सन 2008 से 10 के बीच में, यदि हम बात करें मालदीव में क्राइसिस आया था। उस समय में भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से कैसे करके सिचुएशन को हैंडल किया। उस समय में भारत बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया था और इस मामले में भारत सफल भी हुआ था। लेकिन आज की कंडीशन की बात करें 2023-24 में बहुत परिवर्तन हम देखे। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया है, म्यांमार में मिलिट्री का शासन हो गया है, बांग्लादेश में मिलिट्री के द्वारा ही कहना चाहिए इनडायरेक्ट तरीके से वहां की सरकार चल रही है, क्योंकि अपोजिशन अब वहां पर शासन चला रहा है, लेकिन इसमें मिलिट्री के माध्यम से ही शासन चल रहा है। दबाव में तो रहेगी ही वहां की सरकार। श्रीलंका में भी एक बार फिर से कहना चाहिए सरकार गिरी थी, वहां पर भी एक प्रकार से तख्ता पलट हुआ था। इन सब इतनी सारी घटनाएं घटित हुई हैं, तो भारत क्या कर पाया है? भारत क्या आज के समय में रोक नहीं सकता था, जैसे कि उसने 2008 से 10 के बीच में किया था? रोक सकता था, लेकिन हम वो चीज नहीं कर पाए। क्या अंतर रहा है भारत की फॉरेन पॉलिसी में, इसके ऊपर यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझने वाले हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी को। फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो चर्चा होने वाली है दो अलग अलग टाइम पीरियड में होगी, क्योंकि आज की जो सिचुएशन हम देख रहे हैं श्रीलंका में, म्यांमार में हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, ये सिचुएशन आज से कुछ टाइम पहले जैसे 2008 से 10 के टाइम पीरियड में भी हुई है। ऐसी कंडीशन हम देखे हैं। लेकिन उस समय में तो हम कहना चाहिए काफ़ी बेटर तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर लिए थे फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से। भारत हमेशा से ही डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते रहा है, लेकिन अब कुछ ऐसे इंस्टांसेस हमको देखने को मिले हैं जहां पर डेमोक्रेसी ख़त्म हुई है और मिलिट्री का रूल चालू हो गया है। वहां पर भारत कुछ भी नहीं कर पाया है। मजबूरी में उसको मिलिट्री शासन के साथ में हाथ मिलाना पड़ गया है, ताकि अपने जो इंटरेस्ट हैं, जैसा कि अन्य कंट्रीज़ कर रही हैं, हम लोग भी वही चीज़ को फॉलो किए हैं।
हमको जो आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। पड़ोसी देश में डेमोक्रेसी स्थापित करने में भारत की भूमिका के बारे में है क्वेश्चन आपका। कुछ मामले में ये नई दिल्ली की गलतियां हैं जिन्होंने इसे प्रभावित किया, जबकि अन्य में ये नियंत्रण से बाहर हो गई घटनाओं का मामला था। कुछ इस प्रकार से इसकी लाइनें होने वाली हैं। तो कहीं कहीं पर तो केंद्र सरकार ने कुछ मिस स्टेप लिए हैं जिसने इसकी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित कर दिया है, जबकि कुछ कंडीशन ऐसी थी जहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमको देखने को मिल जाएंगे। 2008 से 10 के बीच में पड़ोसी देशों में डेमोक्रेसी लाने में भारत की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि दिसंबर 2008 में बांग्लादेश की यदि हम बात करें, जहां पर मिलिट्री का शासन हुआ करता था, जनरल मोइन यू अहमद, शेख हसीना बिकेम होती हैं प्राइम मिनिस्टर सन 2009 में, मतलब मिलिट्री रूल ख़त्म हो गया और उस समय में शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। राइडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैसिव मैंडेट स्पेशली फ्रॉम वुमेन एंड यूथ। उस समय में शेख हसीना को महिलाओं का सपोर्ट था, यूथ का सपोर्ट था, लेकिन इस समय में सिचुएशन उल्टी हो गई है। भारत के रिलेशन बांग्लादेश के साथ में कैसे रहे हैं, तो जो फैक्ट वाली बात ये है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने प्ले किया था एक महत्वपूर्ण कैटलिटिक रोल ताकि इलेक्शन हो सके बांग्लादेश में फ्री ऑफ आर्मी इंटरफेरेंस। आर्मी का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इसके लिए भारत ने प्रयास किया था। 15 साल बीतने के बाद इंडिया और जो बांग्लादेश म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप में आगे बढ़े। मिस हसीनास गवर्नमेंट ने डिस्प्ले किया था सेंसिटिविटी टू इंडिया कोर इंटरेस्ट। साथ ही साथ भारत क्या चाहता है इस मामले में बांग्लादेश भी ध्यान दिया। मई 2009 की बात करें, श्रीलंका की सिचुएशन की यदि हम बात करें, उस समय में भी भारत ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था वहाँ पर शांति स्थापना में। 33 साल तक कहना चाहिए ये संघर्ष चलते रहा था, जो लिट्टे संगठन है वो काम करते रहा एंड फाइनली इसको डिफीट किया गया था इन नो स्मॉल मेजर ड्यू टू इंडिया सस्टेन एंगेजमेंट विद श्रीलंका। क्यों हो पाया? क्योंकि इंडिया कंटिन्यू एंगेजमेंट रहा था श्रीलंका के साथ में, और हालांकि यहाँ पर भारत के रोल को अभी तक उतना बेहतर तरीके से कहना चाहिए दुनिया के सामने पेश नहीं किया जाता है। वहीं सिचुएशन की यदि हम बात कर लें, अपने पड़ोसी देश मालदीव की बात कर लें 2008 की, अक्टूबर 2008 की, तो 30 ईयर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल मौमून अब्दुल गयमून्स ऑटोक्रेटिक रीजन, 30 साल तक वो राज किया। सोचिए, ऑटोक्रेटिक रीजन मतलब वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। पहली बार मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शन का आयोजन किया गया था, जहाँ पर मोहम्मद नसीद पहले कहना चाहिए प्रेसिडेंट के तौर पर उभरे थे। इंडिया ने भी काफ़ी अपनी तरफ से प्रयास किया था कि कैसे करके हम यहाँ पर डेमोक्रेसी को ला सकते हैं। भारत ने इस नवजात लोकतंत्र को स्थिर करने में अपना योगदान दिया। उतार चढ़ाव के बावजूद पिछले 3 लगातार चुनावों में 3 अलग अलग राष्ट्रपति चुने गए, जो पिछले 16 वर्षों में मालदीव की लोकतांत्रिक परिपक्वता को बताता है। इसके बाद 2010 में म्यांमार में कंडीशन खराब होती है। 20 वर्षों के सैन्य शासन के बाद चुनाव हुए, जिसमें सैन्य समर्थित यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी सत्ता में आई थी। आंग सान सू की कई स्टेप में उनको जेल में डाला गया, इसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। इसके बाद उनकी जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है, इसने 2015 और 2022 में भारी मत हासिल किया, ठीक है, जो बताता है कि लोकतंत्र की जड़ यहाँ पर मजबूत हो चुकी थी। तो ये जो आर्टिकल है कुल मिलाकर के देखा जाए ना, यही चीज़ बताता है कि कैसे करके डेमोक्रेसी मजबूत हुई, उसके बाद फिर से वही कंडीशन वापस आ गई। पाकिस्तान में भी कुछ इसी प्रकार की घटना हमको देखने को मिली थी सन 2008 में। अब 2008 से 10 के बीच में भारत ने महत्वपूर्ण मदद करी थी। कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि हम खाली
बातें ही बस कर रहे थे, हमने रुपए पैसों से भी काफ़ी मदद किए हैं। 2008 से 10 के दौरान भारत द्वारा अपने पड़ोसियों को दी जाने वाली विकास सहायता निधि में भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई थी। जैसे कि इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ काम हुए हैं, जैसे नॉर्दर्न श्रीलंका को रिबिल्ड करना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाएं घटित हुई थी। एंड बिगेस्ट जो पैसा है, लाइन ऑफ क्रेडिट कितने रुपया का, $1 बिलियन का हम बांग्लादेश को दिए। कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट हमने स्थापित किए म्यांमार में। एंड और ऐसे बजटरी सपोर्ट टू स्टेबलाइज द फ्लैजिंग डेमोक्रेसी इन मालदीव। इसके अलावा भी कुछ बजटरी सपोर्ट हम प्रोवाइड किए थे मालदीव में, ताकि डेमोक्रेसी को स्थिर किया जा सके। प्रेजेंट की सिचुएशन की यहाँ पर चर्चा करी जाती है, जैसे 2024 में बांग्लादेश में क्या हुआ था। बांग्लादेश की में शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ गया, सत्ता को छोड़ना पड़ गया, क्योंकि यहाँ के जो यूथ लोग हैं वो रिजर्वेशन को हटाने की मांग कर रहे थे। लेकिन आंदोलन को गलत तरीके से दबाया जाना शायद एक रीजन था। दूसरी बात यह है, मिलिट्री आंदोलन को नहीं दबा पाई थी, तो डेमोक्रेसी डेफिसिट हो रहा था, इकोनॉमिक डाउनटर्न हो रहा था, वायलेंट तरीके से स्टूडेंट की प्रोटेक्ट को दबाया जा रहा था, जो कि एंटी हसीना फोर्स को ज्वाइन कर लिए बाद में। ये सारे रीजन थे जिसके चलते चलते बांग्लादेश की कंडीशन ख़राब हो गई, क्राइसिस हमको देखने को मिला। अब बात करते हैं कि क्या भारत इस सिचुएशन को रोक सकता था। शायद हाँ, ये देखते हुए कि ये काफ़ी समय तक चलते रहा, लेकिन ये तय करना मुश्किल है कि किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किए बिना किसी नेता पर अपना रास्ता बदलने के लिए कितना दबाव डालना चाहिए, खासकर तब जब एक दूसरे के राष्ट्रीय हितों की सराहना की जा रही है। तो भारत क्या कर सकता था, बोल सकता था शेख हसीना को कि नहीं, आप अपना कानून वापस ले लो, एक तरीका ये था। हालांकि देखा जाए क्या भारत ने शेख हसीना के प्रति पक्षपात किया है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जांच के दायरे में हैं, तो हमें यथार्थवादी होना चाहिए। लेकिन देशों के बीच संबंधों में व्यक्ति संस्थागत संबंधों जितना ही महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर रिलेशन बराबर ही माने जाते हैं। हालांकि भारत को बांग्लादेश के विपक्ष के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने से हम नहीं रोक सकते हैं, जो वो करने में सफल रहा है, क्योंकि बहुत सारे हिंदुओं के ऊपर यहाँ अत्याचार हो रहा था, बोला जाता है। फिर 2022 में श्रीलंका में भी क्राइसिस हमको देखने को मिला था, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ है। अब यहाँ की जो डेमोक्रेसी थी एंड यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो सीवियर तरीके से प्रभावित हो रही थी। द आफ्टर इफेक्ट ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट इन श्रीलंका, जो कि बाद में पता चला था। अब क्या इस चीज़ का भारत को अनुमान था, लेकिन इसके बाद भारत ने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है। भारत द्वारा समय पर दिया गया लगभग $4 बिलियन का बेल आउट पैकेज वहाँ की अर्थव्यवस्था को बचाने में काफ़ी मदद किया है। इसके बाद 2024 में मालदीव में जो चुनाव के नतीजे रहे थे, इसने भारत को गलत रास्ते पर लेके गया, क्योंकि उसने बांग्लादेश जैसे ही गलती करी। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की बड़ी जीत का अनुमान नहीं लगाया गया था और उनसे पहले बातचीत नहीं करी थी, लेकिन अब भारत जो है अपनी गलती सुधार रहा है। अब बात वही आ जाती है ना कि हमको पता नहीं था कि मालदीव में वो आदमी जीत जाएगा जो भारत का विरोधी है, लेकिन हम उसके साथ बातचीत नहीं किए थे। अब हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिल रहा है। जैसे बांग्लादेश में भी आज में भी यही हुआ है, अपोजिशन पार्टी के साथ में उतना ज़्यादा अपना बातचीत नहीं था, लेकिन बाद में मजबूरी में हमको बातचीत करना पड़ गया है। म्यांमार की यदि हम बात करें, लगातार 3 चुनावों के बाद फरवरी 2021 में सेना ने अपनी मुट्ठी में कर लिया यहाँ की डेमोक्रेसी को, यहाँ के नेताओं को, जबकि 2020 में आप देखेंगे NLD आंग सान सू की जो पार्टी है बहुत भारी मतों से विजय हुई थी। इसके बावजूद भी मिलिट्री ने क्या बोल दिया, चुनाव में आप गड़बड़ी करके जीती हैं, जेल में डाल दिया और अपना राज वहाँ पर चला रहे हैं। अफगानिस्तान में भी कंडीशन खराब हुई। भारत ने क्या काम किया, तालिबान के साथ में उसको हाथ मिलाना पड़ गया, ताकि हमारा जो पैसा वहाँ पर फंसा हुआ है, प्रोजेक्ट जो हमारे फंसे हुए हैं, हमारे जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको हम कहना चाहिए हेल्प कर सकें।
अब हम बात करते हैं कि जो न्यू दिल्ली का रिस्पॉन्स रहा है एज ए की फैक्टर के तौर पर हम चर्चा करें। भारत ने अभी तक क्या क्या बेहतर काम उठाए हैं, जैसे कि श्रीलंका की इकोनॉमी जब डाउन हो रही थी तो श्रीलंका को हम पैसा प्रोवाइड किए। साथ ही साथ एक्सटेंडेड फ्रेंडशिप एंड पेशेंस विद द न्यू मालदीवियन गवर्नमेंट। मालदीव की गवर्नमेंट हमें कुछ भी बोल दे, लेकिन हम पेशेंस के साथ में उसके सामने पेश हुए, फ्रेंडशिप को एक्सटेंड किए। इसके बाद हम तालिबान के साथ में बिजनेस करने के लिए भी तैयार हो गए ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके इंडिया की जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को। री एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू एन अनस्टेबल डेमोक्रेटिक नेपाल। साथ ही साथ नेपाल में भी हम क्या काम किए, अपनी फ्रेंडशिप को अनस्टेबल कंडीशन वाले नेपाल में एक्सटेंड किए। लेकिन जो म्यांमार और बांग्लादेश का चैलेंज था ना, भारत को हैंडल करना काफ़ी महंगा पड़ गया। भारत इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाया, कहना चाहिए। म्यांमार is veering toward a possible civil war. Bangladesh is struggling to get back on its democratic feet. आप देखेंगे सिविल वार से गुजर रहा है म्यांमार और बांग्लादेश अपने डेमोक्रेटिक फीट में फिर से वापस आने के लिए, कहना चाहिए, लड़खड़ा रहा है। अब बांग्लादेश के साथ में हम क्या काम किए हैं अभी हाल फिलहाल में, तो वही देखा जाए वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है उसके साथ में हम इंगेज होकर के चल रहे हैं ताकि हमारे जो साझा हित हैं उनको हम बेहतर बना सकें। भारत को उन राजनीतिक दलों के साथ नई समझ की ज़रूरत है जिनमें से सभी भारत के पक्ष में नहीं हैं और जो स्थिति का लाभ उठाने के लिए घात लगाए बैठे, ठीक है, भारत विरोधी जो, कहना चाहिए, आतंकवादी हैं उनको सपोर्ट करते हैं और भारत में ये सब घुसपैठ करा सकते हैं। यहाँ तक कि तालिबान भी पिछले 2 दशकों से भारतीय परियोजनाओं पर स्टॉप लगाने से, कहना चाहिए, काफ़ी हिचकिचाते रहा, क्योंकि इससे वहाँ के लोगों को भी फायदा है और भारत को भी फायदा है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझने वाले हैं दोस्तों कैसे करके जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी आलोचना करी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा केंद्र सरकार कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, कॉलेजियम सिस्टम के मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की नियुक्ति करने के लिए कुछ जज लोग बैठते हैं। जज लोग रिकमेंड करते हैं कि अगला सीजीआई कौन बनेगा, किसी का ट्रांसफ़र करना है, किसी का प्रमोशन करना है, तो ये लोग ही ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार कहती है इससे हम लोगों को पता नहीं चलता है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें सब अपने रिलेटिव को आगे बढ़ाते हैं, इसके अलावा सीनियरिटी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से और इससे हमारा कामकाज प्रभावित होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कॉलेजियम सिस्टम में जो नाम सुझाए जाते हैं, चाहे वो प्रमोशन को, चाहे वो सीजीआई बनाने को लेकर के हो, चाहे अन्य हो, तो केंद्र सरकार ना उसमें डिले कर देती है जानबूझ करके, वो छाटा छूटी का काम कर देती है। यहाँ पर दिक्कत ये पैदा हो जाती है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर एनजेएसी जैसी व्यवस्था है, सेम टू सेम नहीं बोल सकते, लेकिन एनजेएसी से बेहतर व्यवस्था है, जहाँ पर जुडिशियरी, लीगल एकेडमिया, पॉलिटिशियन, ले पर्सन्स लोग रहते हैं जो कि जज को अपॉइंट करते हैं। भारत यहाँ से सीख ले सकता है। अब हम बात करते हैं भारत में केस की पेंडिंग स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है। अप्रैल के महीने तक देखा जाए 60 लाख केसेस जो है पेंडिंग हैं अलग अलग हाई कोर्ट में। 30% ऑफ जो सीट हैं अभी भी खाली हैं। ये बात पता चली है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी उससे। कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी सिस्टम कैसे करके दोनों एक दूसरे से बेटर हैं, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होती है। सबसे पहली बात तो ये बोला जाता है कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से हमारे देश में जजों की नियुक्ति हो रही है, तो केंद्र सरकार जानबूझकर डिले कर रही है या फिर अनजाने में कर रही है, क्या ये एक रीज़न हो सकता है? तो प्रॉब्लम यहीं पर खड़ी हो जाती है। अपॉइंटमेंट में केंद्र सरकार डिले करती है।
दीज आर ऑफन कास्ट बाय स्टैंड ऑफ बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमको जुडिशरी और केंद्र सरकार के बीच में विवाद देखने को मिलता है। केंद्र सरकार ये सोचती है कि सुप्रीम कोर्ट को भी हम अपनी जेब में लेकर के चलें, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देता है। ये जो विवाद है और भी ज़्यादा बढ़ गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था एनजेएसी एक्ट 2014 को स्ट्रक डाउन कर दिया था। उस समय में बीजेपी मेजोरिटी में चलती थी और बड़े बड़े जो डिसीजन हैं केंद्र सरकार उसी समय में ली है। इन्हीं सब के चलते चलते फिर से बीजेपी कहना चाहिए सत्ता में आ गई थी, लेकिन आज के समय में कंडीशन बिल्कुल बदल चुकी है। तो जो 99 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट प्रस्तुत हुआ था 2014 का, इससे जो पॉलिटिशियन हैं एंड जो सिविल सोसाइटी है इनको फाइनल पावर दे दिया कि ये लोग जज अपॉइंटमेंट करेंगे जज को हाईएस्ट कोर्ट में। कोर्ट ने बोल दिया कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ये प्रोटेक्ट करता है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को, इसलिए ये बेहतर है। लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको हमेशा से ही क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसे कि किरण रिजिजू का क्या कहना है, मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर समय जज दूसरे जजों की नियुक्ति के बारे में फैसले ले रहे होते हैं, इससे न्याय देने का उनका मुख्य काम प्रभावित होता है। किरण रिजिजू का कहना है कि ये कामकाज नहीं करते हैं, ये सब खाली नियुक्ति में ही लगे रहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, साथ ही साथ भाई भतीजेवाद के चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। पार्लियामेंट एनजेएसी एक्ट लेकर के आई थी। अब यहाँ पर हमको दोनों बॉडीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम की बात करें, सीजीआई एंड 4 जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो रिकमेंडेशन करते हैं अपॉइंटमेंट को लेकर के, ट्रांसफ़र को लेकर के। जज का ट्रांसफ़र करना हो, जज का अपॉइंटमेंट करना हो तो यही लोग बताते हैं। एंड हालांकि देखा जाए इन इफेक्ट सिंस 1993 दिस सिस्टम रिफर टू एज ए जजेस सिलेक्टिंग जजेस इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट वाज क्रिएटेड बाय 2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 1990। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ये 2 जजमेंट जो आए थे 1990 के दशक में, उसी के माध्यम से ये व्यवस्था हमारे देश में बनी है। एनजेएसी की यदि हम बात करें तो इसने बोला कि हम कॉलेजियम को ख़त्म कर रहे हैं कि जज ही जज को अपॉइंटमेंट करेंगे। इसमें 6 लोग बैठेंगे। कौन कौन? सीजीआई बैठेगा, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, लॉ मिनिस्टर बैठेगा, एमिनेंट पर्सन के तौर पर कौन रहेंगे? ये जो एमिनेंट पर्सन्स हैं ना, नॉमिनेट किए जाएंगे 3 ईयर की टर्म के लिए चीफ जस्टिस एंड पीएम एंड लीडर्स ऑफ अपोजिशन के द्वारा। तो ये व्यवस्था लेकर के आई थी सरकार। अब देखिए सरकार एनजेएसी सिस्टम लेकर के आती है, ठीक है। तो जो एनजेएसी सिस्टम है इसमें बोला जा रहा है कि जो एनजेएसी सिस्टम है, कोर्ट ने क्या बोला था कि जो एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जज के अपॉइंटमेंट में, ये हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। ये वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में, दैट इज़ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब रीजन थे जिसके चलते चलते सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया था। सरकार एनजेएसी सिस्टम लेकर के आई थी जिसमें हेड रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके मुखिया रहेंगे, इसमें लॉ मिनिस्टर बैठेगा, 2 एमिनेंट पर्सन रहेंगे एंड 2 सीनियर जजेस इसमें बैठने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एनजेएसी है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल दे देगी, वो अपने पसंद का जज नियुक्त कर देंगे और इससे न्याय की जो व्यवस्था है उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है। मतलब निष्पक्षता और जो वस्तुनिष्ठता है वो खतरे में चल जाएगी। जो लीगल प्रोफेशनल होते हैं, फॉर्मर जजेस हैं, इन्होंने ये कहा था कि जो एनजेएसी सिस्टम है काफ़ी बेटर सिस्टम है केंद्र सरकार के सपोर्ट में,
क्योंकि इससे क्या होगा, इफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैव टू टेक प्लेस फास्टर वी नीड टू ब्रिंग बैक एनजीएस। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि यदि एनजीएससी न्याय को बेहतर और फास्ट करना है तो हमको एनजीएससी सिस्टम लेकर के आना पड़ेगा। अब कमीशन के माध्यम से बहुत सारी जगह में नियुक्ति करी जाती है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट बैठ करके डिसीजन लेते हैं कि किसको हम जज बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 की बात करें, ये कहाँ का है, ये यूनाइटेड किंगडम का है। ये एस्टेब्लिश करता है 2 कमीशन को ताकि चूज किया जा सके कैंडिडेट को। एक करेंगे इंग्लैंड एंड वेल्स की कोर्ट के लिए और एक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसके लिए 2 कमीशन बनाए गए थे। अब बोला जा रहा है ये 15 मेंबर वाला कमीशन है, इसको जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बोलते हैं। इसको डिज़ाइन किया गया था ताकि जो नॉमिनेशन ऑफ जजेस हैं उसकी देखरेख किया जा सके इंग्लैंड एंड वेल्स के लिए। इसमें कौन कौन लोग बैठेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें चेयरमैन रहता है, ठीक है, जो कि हमेशा का परमानेंट ही मेंबर रहेगा। 6 जो जुडिशियल मेंबर रहते हैं, 2 ट्रिब्यूनल जज रहते हैं, 2 प्रोफेशनल मेंबर रहेंगे एंड दे मस्ट बी बैरिस्टर इन इंग्लैंड एंड वेल्स, सॉलिसिटर ऑफ द सीनियर कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स रहेगा, या फिर फॉलो ऑफ द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एग्जीक्यूटिव रहेगा। लेकिन जो दोनों हैं सेम क्वालिफिकेशन के नहीं होना चाहिए। 5 ले मेंबर रहते हैं, 1 नॉन लीगली क्वालिफाइड जुडिशियल मेंबर रहता है। इतना बड़ा कमीशन बनाया गया है जो कि कहना चाहिए जजों की नियुक्ति करता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि अपॉइंटमेंट्स के लिए कमीशन सिस्टम की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका की यदि हम चर्चा करते हैं, साउथ अफ्रीका में क्या सिस्टम है देखिए। यहाँ पर जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाया गया है जो कि प्रेसिडेंट को बोलता है कि आप इस व्यक्ति को जज बनाएंगे। करेंटली देखा जाए जुडिशियल सर्विस कमीशन अफ्रीका का, इसमें बहुत सारे मेंबर शामिल हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील, 1 जज प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, 2 प्रैक्टिस एडवोकेट है, 2 प्रैक्टिस अटॉर्नी है, 1 प्रोफेसर ऑफ लॉ रहेगा, 6 पर्सन रहेंगे जो कि डेजिग्नेट किए जाते हैं नेशनल असेंबली के द्वारा, 4 लोग रहेंगे जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा डेजिग्नेट किए गए हैं एंड 4 परमानेंट डेलीगेट रहते हैं टू द नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंस। कहाँ के रहेंगे ये लोग? नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंस। फाइनेंस में क्या व्यवस्था है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक होल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को, ये सेफगार्ड करेगा जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को, लेकिन ये डायरेक्ट तरीके से सिलेक्ट नहीं करता है जजेस को। हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी की स्थापना करी गई है, ठीक है। तो जो जज होते हैं यहाँ पर चूज किए जाते हैं हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी सिस्टम के माध्यम से, या फिर इन केस ऑफ लोअर गेट की बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है जो कि कंसल्ट करेगा या फिर रिसीव करता है एडवाइस हाई काउंसिल से, उसके माध्यम से यहाँ पर नियुक्ति करी जाती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जजों की नियुक्ति में बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। जुडिशरी है, लीगल एकेडमी है, पॉलिटिशियन है, ले पर्सन है, ठीक है। ये एक प्रकार से प्रोग्रेसिव अपॉइंटमेंट सिस्टम की तरफ बताता है, तो भारत को भी यहाँ से कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। एनजीएसी सिस्टम कैसे बेहतर है, ठीक है, क्योंकि एनजीएसी का सिस्टम बेहतर इसलिए है क्योंकि जज की नियुक्ति नहीं करेंगे, इसमें राजनेताओं का भी हाथ रहेगा। जजों का चयन जज खुद ना करें, कॉलेजियम सिस्टम गलत है, उसकी जगह एनजीएसी होना चाहिए। ये बात करी जाती है किसकी तरफ से? केंद्र सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर क्या फेवरेटिज्म हमको देखने को मिलता है? ये जो फेवरेटिज्म जिसके माध्यम से कोई बोलता है कि नहीं हम हमारे पसंद का व्यक्ति बैठा देंगे, तो इसको रोका जा सकता है।